हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो मेनली रहेगा अपने ये रहा एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स कि हेलो एल्केन्स कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को कवर कर लिया है। अब हम इस लेक्चर में एलिमिनेशन रिएक्शन कवर करेंगे और आने वाले लेक्चर में हम रिएक्शन विद मेटल्स करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा मेन फोकस होगा अपना एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, एक अल्काइल हैलाइड दिख रहा है सबको। देखो अब ये जो रेड वाला कार्बन है, ऐसा नहीं कि रेड कार्बन अलग होता है और ये ब्लू कार्बन अलग होता है, ये मैंने ऐसे डिनोट करने के लिए बताया गया ताकि आगे जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। मान लो जो रेड कार्बन है उसमें क्या अपना हेलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है और डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, तो अब देखो मुझे पोजीशन बतानी है, तो जिस कार्बन से अपना हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा होता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को, जिसको मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा है, उसको बोलते हैं हम बीटा कार्बन। ठीक है, यानी कि हम क्या बता रहे हैं, हम लोकेशन बता रहे हैं अल्फा बीटा कार्बन की, किसी भी मॉलिक्यूल में अल्फा बीटा कार्बन की पोजीशन बता रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, इस एक्स के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। जब भी हम किसी कार्बन की पोजीशन बताते हैं, अल्फा कार्बन होगा, बीटा कार्बन होगा, गामा कार्बन होगा, तो हम वो किसी फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में बताते हैं। यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप के हेलोजन है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इसके रिस्पेक्ट पे ये कार्बन अल्फा कार्बन है, क्योंकि डायरेक्टली इस हेलोजन से बॉन्डेड है। और अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, कार्बन ऑन विच हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड, जिस कार्बन पे हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड होता है उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अल्फा कार्बन के एडजेसेंट कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो इन लोकेशन को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, अल्फा पोजीशन कौन सी होती है और बीटा पोजीशन कौन सी होती है। एक और बात, ठीक है, अब जैसे ये ब्लू वाला क्या है, बीटा कार्बन है, तो इस बीटा कार्बन पे सपोज यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा दिए, तो वो हाइड्रोजन का नाम क्या होगा, उन हाइड्रोजन का नाम होगा बीटा हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि वो बीटा कार्बन से अटैच्ड है। ओके, अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए हेलो एल्केन विद बीटा हाइड्रोजन एटम, यानी कि कोई भी हेलो एल्केन ले लो जिसके पास क्या बीटा हाइड्रोजन एटम होने चाहिए, या तो एक हो या दो हो या तीन हो, लेकिन एटलीस्ट एक बीटा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। जब तुम ऐसे हेलो एल्कीन को हीट करोगे अल्कोहलिक सोल्यूशन में, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। किस किस का, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है उसका एलिमिनेशन, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है उसका एलिमिनेशन। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे दो चीज का एलिमिनेशन हो रहा है। किस किस का, एक तो हाइड्रोजन का जो कौन सी पोजीशन पे, जो बीटा पोजीशन पे, दूसरा कौन सा, जो हमारे अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा है उसकी एलिमिनेशन हो रही है। ठीक है, इसको रिएक्शन से समझते हैं। देखो ये कोई भी अल्काइल हैलाइड है तुम्हारे पास, ठीक है, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन क्या है, डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। और अल्फा कार्बन से जो एडजेसेंट कार्बन होती है उसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बीटा कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, हाँ है, यानी कि बीटा हाइड्रोजन है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में हीट करा। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH, यानी कि K प्लस OH माइनस के फॉर्म में होगा। OH माइनस क्या, बेस है, बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो देखो ये X से हाइड्रोजन क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। जब यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा तो यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बनाने में। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है जिसको मैंने पिंक कलर से रिप्रेजेंट करा है, ये क्या H प्लस के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि प्रोटोन के फॉर्म में आ जाएगा। और बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करना। यहाँ पे हमारा बेस क्या है, हमने क्या लिखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है, यानी कि यहाँ पे जो इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा वो होगा O माइनस, OH माइनस। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि हमें एक एलिमिनेशन रिएक्शन से एल्कीन मिला। क्या मिला, एल्कीन मिला। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में। किस किस का एलिमिनेशन हुआ, बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ, और जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन लगा था उसका एलिमिनेशन। स्टार्टिंग में हमारे पास दो रिएक्टेंट थे, एक हमारे पास बेस था और एक हमारे पास अल्काइल हैलाइड था। रिएक्शन के बाद एक हमें एल्कीन मिला, एक हमें BH मिला, और एक हमें X माइनस मिला, तीन हमें प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन, ऐसे एलिमिनेशन को हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन।
अब क्वेश्चन ये आता है इसको बीटा एलिमिनेशन नाम क्यों दिया? क्योंकि एलिमिनेशन तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन का भी हुआ है जो अल्फा पोजीशन पे था, तो अल्फा एलिमिनेशन क्यों नहीं हुआ? इसका नाम बीटा एलिमिनेशन ही क्यों हुआ? इसलिए इसका नाम बीटा एलिमिनेशन है क्योंकि ये एलिमिनेशन तभी पॉसिबल है अगर हमारे बीटा कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। बीटा हाइड्रोजन मस्ट है इस एलिमिनेशन के लिए, इसलिए इसका नाम दिया हुआ है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे देखो। अभी तुम्हारे पास ये एक तुम्हें अल्काइल हैलाइड दिख रहा है। मैंने बताया था जो कार्बन हैलोजन से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, तो ये वाली कार्बन कौन सी हो गई? ये अल्फा कार्बन हो गई। अल्फा कार्बन के जो एडजेसेंट वाली कार्बन होती है उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, हमने इसको बीटा बोल दिया। लेकिन देखो इस कार्बन की ये भी तो एडजेसेंट कार्बन है ना, जो डायरेक्टली इस अल्फा कार्बन से जुड़ी है, तो ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। ठीक है, इसके पास भी बीटा हाइड्रोजन है, इसके पास भी बीटा हाइड्रोजन है। अब क्वेश्चन हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो गई कि यहाँ का हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो सकता है और यहाँ का हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन में बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है और अपना एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ का हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा या यहाँ का हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। ठीक है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो देखो अगर मैं मान लूं कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये भी क्या बीटा हाइड्रोजन है, ये एलिमिनेट होगा। ये एलिमिनेट इसको क्या करेगा, ये OH माइनस इसको ले जाएगा। ठीक है, ये एलिमिनेट होगा, एक तो बीटा हाइड्रोजन और एक जो हमारे अल्फा कार्बन पे हैलोजन लगा, ये दोनों अगर एलिमिनेट होंगे तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आएगा, जो हमें यहाँ पे दिख भी रहा है डबल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोला ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी एलिमिनेट हो सकता है, जो हमारा OH माइनस है यहाँ के प्रोटॉन को भी लेके जा सकता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आएगा, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इन्होंने बोला जो ये वाला प्रोडक्ट बना है ये 81% बना है और जो ये वाला प्रोडक्ट बना है जिसमें यहाँ का प्रोटॉन एलिमिनेट होता है वो सिर्फ 19% बना हुआ है। तो जब हम यहाँ का प्रोटॉन को एलिमिनेट कर रहे हैं तो वो तो मैक्सिमम क्वांटिटी में बन रहा है और यहाँ वाले की केस में कम क्वांटिटी में बन रहा है। ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है, यानी कि हमारे पास पॉसिबिलिटी हो गई है एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन बनेगा तो एक ही एज ए मेजर प्रोडक्ट। कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? तो एक सेट्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल फॉर्मुलेट करा फॉर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन दोनों ही क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। उन्होंने बोला वो प्रोडक्ट मेजर होगा या प्रीफर प्रोडक्ट वो होगा जिस एल्कीन में ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स जुड़े होंगे। इसका क्या मतलब है, इसको समझो। देखो ये हमारे पास एल्कीन है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी हाइड्रोजन लगा, इसमें भी हाइड्रोजन लगा, इसमें भी हाइड्रोजन लगा और इसमें भी हाइड्रोजन लगा। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दूं, इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, को अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो इस वाले अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। क्यों? क्योंकि बाकी तो सारे हाइड्रोजन है, एक को रिप्लेस करके मैंने एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया, इसलिए हम इसको बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर तुम 2 हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दो, इसकी जगह भी अल्काइल ग्रुप, इसकी जगह भी अल्काइल ग्रुप, तो ऐसे को हम बोलेंगे डाई सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलेंगे? डाई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो देखो कि ये दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को हम नहीं देखते, हाइड्रोजन के अलावा तुम्हें अलग क्या दिख रहा है, ये मिथाइल ग्रुप यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन को रहने दो, उसके अलावा अलग क्या दिख रहा है, ये CH3 दो दो अल्काइल ग्रुप, यानी कि ये हो गया डाई सब्स्टिट्यूटेड। यानी कि ये जो एल्कीन है ये क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इस पे 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये जो एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, इस पे जो है एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है, इसको हम बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा था कि द प्रीफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन, वो वाली एल्कीन प्रीफर्ड होगी विच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन कार्बन एटम। यानी कि जो कार्बन कार्बन डबली बॉन्डेड है, डबली बॉन्डेड कार्बन कार्बन कौन सी, ये, क्योंकि ज्यादा जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी, वही हमारी मेजर प्रोडक्ट होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे था। ठीक है, अब इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर से समझो। पहले मैंने इसको दिखाया, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे अपना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये जो कार्बन है ये वाली कौन सी कार्बन, ये वाली कार्बन, इस पे क्या क्या लगा है, एक तो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक ये CH3 लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन को यहाँ पे लगा दिया, CH3 को यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब ये जो दूसरा कार्बन है ये, इस पे क्या लगा, एक तो ये वाला हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक है CH2 CH3 ग्रुप लगा हुआ है।
ठीक है, हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया, दूसरा हमने CH2CH3 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो ये जब हम बात करेंगे इसे सब्स्टिट्यूशन की, तो कितने ग्रुप्स लगेंगे इसमें? हाइड्रोजन के हमें काउंट करने नहीं, इसके छोड़ के इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे कितने जुड़े, एक इस पे जुड़ा हुआ है CH3 और एक इस पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि ये हो गया डाई सब्स्टिट्यूटेड। ये वाला जो एल्कीन है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया है, ठीक है। अब हम जब इस वाली एल्कीन की बात करते हैं, इस वाली एल्कीन की जो सिर्फ 19% है, इसके केस में क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दिया। इस वाली कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन हमने ये बना दिया, दूसरा हाइड्रोजन हमने ये बना दिया, ठीक है। ये वाली जो कार्बन है उस पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और अपना CH2CH2CH3 ग्रुप लगा, जो हमने यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप लगा दिया। अब देखो, इसमें जब हम सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन को तो हमें काउंट नहीं करना, उसके अलावा देखो ये है, सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन, एक ही अल्काइल ग्रुप है, यानी कि ये क्या हो गया, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गया, ये हो गया डाई सब्स्टिट्यूटेड। सेटजर्फ ने बोला था कि जो जितनी ही ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड डबली बॉन्डेड एल्कीन होता है, या डबली बॉन्डेड कार्बन या एल्कीन ही होगा, वो हमारा मेजर होगा। तो यहाँ पे ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन जो डबली बॉन्डेड कार्बन है वो सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये जो जो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मोर स्टेबल फॉर्म, ठीक है। तो ये वाली जो होगी ज्यादा स्टेबल होगी, ज्यादा प्रीफर्ड होगी, इसलिए ये हमारा मेजर है और ये हमारा माइनर है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, इसका क्या मतलब हो, देखो ये तुम्हारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। एलिमिनेशन में हम क्या देख रहे हैं, एलिमिनेशन में हम देख रहे हैं कि जो हमारा बेस है या जो न्यूक्लियोफाइल है क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इन दोनों के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पाई बॉन्ड बनाने के काम आ रहे हैं और हमारा हैलोजन एज द लिविंग ग्रुप की तरह निकल जा रहा है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल रहा है, एल्कीन मिल रहा है हमें, एलिमिनेशन में एल्कीन बढ़ रहा है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि जिस कार्बन से हमारा हैलोजन ग्रुप जा रहा है, हमारा न्यूक्लियोफाइल वहीं पे अटैक करे, हमारे न्यूक्लियोफाइल वहीं पे अटैक करे, वो प्रोटॉन पे अटैक ना करे, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करे सॉरी। यानी कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज डायरेक्टली अटैक करेगा अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा, हमारे न्यूक्लियोफाइल उस लिविंग ग्रुप की जगह पे जाएगा, उसको सब्स्टिट्यूट करेगा, उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। लेकिन अगर जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर में अटैक करने की जगह अपने हाइड्रोजन को लेके जाए, तो उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कब एलिमिनेशन होगा, कब सब्स्टिट्यूशन होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है कि ये मैकेनिज्म हो, ये स्टेप्स जाए, ठीक है। तो जो रिएक्शन जितनी फास्ट होती है वही होगा, अगर एलिमिनेशन फास्ट है तो उसमें एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन फास्ट है तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब कि ये एक रेस है, केमिकल रिएक्शन जो होती है वो भी एक तरीके की रेस है, जो जितना ज्यादा फास्ट होगा वो जीतेगा, वही अपने हिसाब से प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो देखो, अब कब एलिमिनेशन होगा, कब सब्स्टिट्यूशन होगा, वो किस 2-3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या हुआ, कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट स्ट्रेंथ, मतलब हमारा जो बेस या न्यूक्लियोफाइल है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या फिर वीक है वो, या उसका साइज भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हमारा बेस बल्की है या फिर स्मॉल है, ठीक है। तीसरा डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशंस, रिएक्शन कंडीशंस में तुम ले लो टेम्परेचर ले लो, सॉल्वेंट ले लो, ये भी कुछ वो कंडीशंस है जो डिपेंड करती है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास बल्कियर न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसका साइज बहुत बड़ा है, तो क्या करेगा, बेस की, देखो न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस होता है, जो बेस होता है ना वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे जाके अटैक करता है, ठीक है। जहां से हमारा हैलोजन जा रहा है वो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन रहा है, ये मैंने पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर इस पॉइंट पे तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो पहले वाले लेक्चर देखो ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर हमारे न्यूक्लियोफाइल का साइज बहुत बड़ा है, न्यूक्लियोफाइल का साइज बहुत बड़ा है, तो जब मैं तुम्हें पढ़ा रही थी क्या, जब मैं तुम्हें SN2 पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पीछे से अटैक करता है, जिस डायरेक्शन से हमारे लिविंग ग्रुप जा रहे हैं उसके बैक साइड से अटैक करता है। तो अगर बैक साइड से अटैक कर रहा है मतलब कि वो कार्बन के एरिया तक उसे जाना होता है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, उसके लिए उसको स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं चाहिए होता है। अब तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल ही बहुत ज्यादा बल्की है,
तो वो क्या करेगा, वो जाएगा, खुद ही बल्कि है, तो वो क्या करेगा, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है वहां तक नहीं जाएगा, उसको अपने आप से भी हिंड्रेंस होगी, और जो उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के बगल में जो सब्स्टिट्यूशन होगा उनको भी हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। तो वो क्या करेगा, वो एक आसान रास्ता निकालेगा। वो क्या दिखेगा कि जहां पे उसको प्रोटॉन दिख रहा होगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा। प्रोटॉन को कौन एब्स्ट्रैक्ट करता है, बेस। यानी कि जब बल्कियर न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो क्या करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा। बेस का काम होता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो ये एक कंडीशन होगी। बेस की तरह अगर बेस की तरह एक्ट करेगा तो क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। यानी कि अगर तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल का साइज बड़ा है तो तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, फिर तुम्हारी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी ड्यू टू स्टेरिक रीजन। ठीक है, ठीक है। दूसरा देखो, अगर तुम्हारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो SN1 तो नहीं देगा, क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन वहां पे स्टेबल नहीं बनेगा। ये रिएक्टिविटी भी मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, ठीक है। तो जो हमारे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो क्या करेगा, वो SN2 रिएक्शन प्रीफर करेगा, क्योंकि वहां पर उसको कोई हिंड्रेंस नजर नहीं आ रहा है कार्बन सेंटर तक अटैक करने के लिए। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN2 रिएक्शन को प्रीफर करते हैं। जब हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की, वो SN2 भी दे सकता है और एलिमिनेशन भी दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा बेस न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ठीक है। उसके बाद है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब जो टर्शरी होता है, देखो टर्शरी में SN2 तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वहां पे स्टेरिक रीजंस की वजह से या तो SN1 होगा या फिर एलिमिनेशन होगा। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारा कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल बन रहा है, या अगर कितना सब्स्टिट्यूटेड हमारा एल्कीन बन रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उतनी ज्यादा एल्कीन क्या होती है, स्टेबल होती है। तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, किसी एक फैक्टर को देख के हम नहीं बता सकते कि ये वो एलिमिनेशन होगा, ये सब्स्टिट्यूशन होगा। डिपेंड करता है कि अल्काइल हैलाइड का नेचर क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ठीक है, क्योंकि हमें स्टेरिक हिंड्रेंस को भी देखना होता है। उसके बाद हमें न्यूक्लियोफाइल का भी साइज देखना होता है कि ज्यादा बल्की तो नहीं है। अगर ज्यादा बल्की होगा तो प्रोटॉन को लेके चले जाएगा, वो इतने अंदर तक घुस के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। बाकी जो रिएक्शन विद मेटल्स है ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।